Hello everyone, this is Diksha Mishra. Today we will study the first chapter of class 10th history, named as The Rise of Nationalism in Europe. Today we will discuss about the introduction part of this chapter. Let's start our topic. The name of this chapter is The Rise of Nationalism in Europe. मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उत्थान या जन्म। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट के अंदर में जो नेशंस थे, जो स्टेट थे, लोग उसके लिए अपने जो नेशनलिज्म का जो इमोशन था वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। किसी कॉन्टिनेंट को लेके नेशनलिज्म के इमोशंस उन्होंने जनरेट नहीं किए थे। जैसे एशिया में ही बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, नेपाल है। तो कोई भी इंडिया के लिए नेशनलिज्म की इमोशंस हमारे अंदर हो सकती है। जो नेपाल के रहने वाले हैं उनके अंदर नेपाल को लेके नेशनलिज्म जनरेट हो सकता है, लेकिन किसी के भी अंदर एशिया को लेके कोई भी नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग थे वो अपने एक स्पेशल नेशन के लिए उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जनरेट हो रही थी, ना कि यूरोप के लिए। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ राष्ट्रवाद के बारे में ही पढ़ना है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में किस तरह से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, लोग राष्ट्रवाद के बारे में समझने लगे। नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म एज अ आइडियोलॉजी, वो राष्ट्रवाद जो है एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा जो लोगों को कॉमनली आइडेंटिफाइड करती है। कॉमनली आइडेंटिफाइड करने का मतलब ये है कि लोग, किसी भी एक स्पेशल नेशन के लोग जो हैं वो कुछ कसौटियाँ तय करते हैं, यानी कि वो कुछ चीज़ें ऐसी रिक्रूट कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को अपना कॉमनली वो खुद की आइडेंटिटी समझ लेते हैं, जिसके थ्रू वो अपने नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। एज एग्जांपल नेशनल फ्लैग है, नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल ओथ हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमनली आइडेंटिफाइड करती है किसी एक स्पेशल नेशन के पर्सन को, या उस वहाँ के जो नेशनलिस्ट हैं, जो नेशनलिज्म की विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनको। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है वो है नेशन स्टेट, मॉडर्न स्टेट, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। यानी कि नेशन स्टेट क्या है, मॉडर्न स्टेट क्या है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमको नेशन स्टेट के बारे में सुनने मिलेगा, मॉडर्न स्टेट के बारे में भी सुनने मिलेगा, और इन दोनों के बारे में अगर नहीं हमें पता होगा तो फिर पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट है नेशन स्टेट क्या है। तो नेशन स्टेट जो है वो एक स्टेट है, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे लोग जो है वो अपने आप को कॉमनली शेयर करते हैं। किस तरह से शेयर करते हैं, वो अपने हिस्ट्री को शेयर करते हैं, वो खुद को कॉमनली आइडेंटिफाइड करते हैं, एक ऐसे आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं जहाँ पे उनका लैंग्वेज जो है वो उनका कोई एक नेशनल लैंग्वेज हो जाता है। वो किसी भी दूसरे लैंग्वेज को प्रेफर नहीं करते हैं, उनका एक नेशनल फ्लैग हो जाता है। यानी कि वो अपने लिए एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन को चूज़ कर लेते हैं, उसी स्टेट को हम नेशन स्टेट बोलते हैं। लेकिन मॉडर्न स्टेट क्या है, मॉडर्न स्टेट है कि वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के लोग रह सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोल सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। तो ये जो है ये मॉडर्न स्टेट है। अब है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जब मोनार्की सिस्टम और डायनेस्टिक रूल ख़त्म हो गया, तब नेशन स्टेट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बननी शुरू हुई। और मॉडर्न स्टेट जो है वो तभी से चल रही थी जब यूरोपियन कंट्रीज़ में मोनार्की सिस्टम थी, डायनेस्टिक रूल था।
और मॉडर्न स्टेट में जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड पावर और अथॉरिटी रूल करती है। किसी भी एक टेरिटरी पे सेंट्रलाइज्ड पावर और अथॉरिटी रूल करती है। वेस्ट स्टेट में जो नेशन स्टेट है वो भी मॉडर्न स्टेट की तरह ही डेवलप्ड हो रहे हैं। नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर। एनसीईआरटी बुक के सबसे पहले पेज पे जहाँ से ये चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ पे एक पेंटिंग जो है वो बनाई गई है। वो पेंटिंग 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट, वो एक फिलोसोफर भी थे जिनका नाम फ्रेडरिक सोरियो था, उन्होंने अपने उटोपियन विजुअलाइजिंग के थ्रू वो पेंटिंग जो थी वो ड्रॉ की थी। तो यहाँ एक नया टर्म कंसीडर हुआ है जो उटोपियन क्या होता है। उटोपियन का मतलब है इमेजिनरी, यानी कि जिस तरह से उन्होंने अपनी हम इमेजिनेशन बोलते हैं वही उन्होंने इमेजिन किया था कि 1848 के बाद मतलब 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो मोनार्की और डायनेस्टी सिस्टम ख़त्म हो के एक स्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक रूल जो है वो इस्टेब्लिश हो। उन्होंने अपनी पिक्चर में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिप्रेजेंट किया है, जिसके एक हाथ में लाइट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। यानी कि उस चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन से ये वो समझाना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट में हर लोग जो है वो इक्वल है, सबके लिए जो है वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना है और उनको उसमें समानता का अधिकार मिलेगा। उस पिक्चर में ये भी दिखा है कि जो सोशल क्लास है, जो उसमें बहुत सारे कंट्री हैं जो लाइन लगा के रैली से उस स्टैचू के पास आ रहे हैं और सैल्यूट करके अपना अभिनंदन जो है वो उसके सामने व्यक्त कर रहे हैं। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो ऐसे कंट्री हैं जो डेमोक्रेटिक हो चुके हैं, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे जो कंट्री हैं वो सारे डेमोक्रेटिक हो गए हैं। इसीलिए वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आके सैल्यूट कर रहे हैं और अपना होमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो सारे जो हैं वो अब किसी भी एक स्पेशल डायनेस्टी के थ्रू रूल नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि उनके पास जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वो एक सशक्त लोकतांत्रिक राज्य में रह रहे हैं। उसके पीछे जो है जर्मनी है, इटली है, जो अभी तक यूनिफाइड नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा 19th सेंचुरी के डिकेड्स में सोच रहे थे कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो फुल जो है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो जाए। अब इस चैप्टर में सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में किस तरह से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी, किस तरह से उसका जन्म हुआ था, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि 19th सेंचुरी के मिड में जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की कंडीशंस वैसी नहीं थी जैसी आज है। कहने का मतलब ये है कि अब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो सारी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो चुकी हैं। लेकिन उस समय में क्या था कि अलग अलग रीजन्स जो थे वो डिवाइड्स थे और जिन पे अलग अलग डायनेस्टी के जो राजा होते थे वो रूल करते थे। हमने 9th क्लास में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कॉज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है 9th का फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 1789 में, यानी कि 19th सेंचुरी के मिड में बर्बन डायनेस्टी बर्बन डायनेस्टी के जो किंग थे लुइस 13, वो फ्रांस पे रूल कर रहे थे। इसी तरीके से अलग अलग फ्रांस के एरियाज़ में, रीजन्स में अलग अलग डायनेस्टी के किंग जो हैं वो रूल कर रहे थे। और इसीलिए उस समय यानी कि 19th सेंचुरी के मिड में फ्रांस आज की तरह डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, बल्कि वो एक मोनार्की सिस्टम के थ्रू चलने वाली कंट्री थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो वहाँ के लोग जो थे वो एग्रेशन में आते गए, क्योंकि फ्रांस जो था वो उनको जो किंग थे जो लुइस 13 थे, लुइस 16 जो थे, उन्होंने 3 ट्रुप में डिवाइड करके रखा था। पहला
नोबल्स, दूसरा क्लर्जी और तीसरा ऑर्डिनरी पीपल। जो नोबल्स थे वो राजघराने के लोग थे, वो डायनेस्टी को संभालने वाले थे। जो क्लर्जी थे वो चर्च को देखने वाले थे, जैसे पॉप हो गए, फादर हो गए, तो ये क्लर्जी के ट्रुप में आते थे। और तीसरा जो तबका था वो ऑर्डिनरी था, यानी कि यहाँ पे मिडिल क्लास लोग और लोअर मिडिल क्लास लोग आते थे। मिडिल क्लास लोग में इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर ये लोग आ जाते थे। और जो लोअर मिडिल क्लास था या इसमें पीजेंट, आर्टिशियन, क्राफ्ट्समैन जो थे ये लोग रहते थे। तो जो नोबल और क्लर्जीज थे उनके थ्रू इन ये जो लोअर कैटेगरी के लोग थे, जो ऑर्डिनरी ट्रुप था, उसको बहुत भारी टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था। बहुत उन पे प्रेशर बनाया जाता था नोबल और क्लर्जीज के थ्रू। इसलिए वो लोग इन सारे सिचुएशन से परेशान होकर वो एग्रेसिव हो गए। और फाइनली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करने के लिए रिवॉल्ट शुरू किया, बहुत सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए। और उसके बाद जो स्टेट जनरल था उसको बदल के उन्होंने नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, किस तरह से फ्रांस में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे रेवोल्यूशन हुआ, कैसे यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, और कैसे यहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने के बाद किस तरह से यूरोपियन जो दूसरी कंट्रीज़ थी वो इससे प्रभावित हुई और उन्होंने भी लोकतंत्र राज्य स्थापना करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद हम लोग नेपोलियन के डिक्टेटरशिप के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके सिविल कोड के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।